ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना सारे लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल मतलब होता है कार्बन का केमिस्ट्री। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो बिना कार्बन का है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही होता है कार्बन का कंपाउंड। कार्बन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। बिना कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। लेकिन कहते हैं ना, ऑल मिनरल्स आर ओर बट ऑल ओर आर नॉट मिनरल। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के ही बने होते हैं, लेकिन सारे कार्बन से बने हुए कंपाउंड ऑर्गेनिक हो ऐसा जरूरी नहीं। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 जैसे H2CO3, ये कार्बन के कंपाउंड है। दे आर इनऑर्गेनिक। तुम्हारे लेवल पे सिर्फ यही 3 मिलेंगे। तुम्हारे लेवल पे सिर्फ यही 3 कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक है। बाकी जितने भी कार्बन से बने हुए कंपाउंड तुम देखोगे सारे के सारे ऑर्गेनिक। तो हमने कहा कि बिना कार्बन का ऑर्गेनिक होता ही नहीं है, तो इस वजह से सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन के 4 वैलेंसी है। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके 4 वैलेंसी हैं। 4 वैलेंसी को टेट्रावैलेंट बोलते हैं। इसका मतलब कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा 4 ही बनाएगा, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। कैसा भी कंपाउंड, कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा 4 ही बनाएगा, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। और एक छोटी सी बात, बनाने का तरीका भी 4 ही होगा। बॉन्ड बनाने का तरीका भी 4 होगा, मतलब या तो वो 4 बॉन्ड ऐसे बनेगा, या तो वो 4 बॉन्ड ऐसे बनेगा। हर कार्बन पे 4 बॉन्ड, या तो वो 4 बॉन्ड ऐसे बनेगा, मतलब दोनों तरफ डबल, या एक तरफ डबल, या ट्रिपल। तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड में 4 ही बॉन्ड दिखेंगे, और 4 बॉन्ड बनाने का तरीका भी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, अकेला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। डबल में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा बीच का और ऊपर नीचे पाई, मतलब मल्टीपल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सारा पाई। लेकिन अकेला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, अकेला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, मल्टीपल में एक सिग्मा बाकी पाई, एक सिग्मा बाकी पाई। हर अकेला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, हर अकेला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं ऑर्गेनिक में। इसके अलावा कुछ नहीं। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट,
in hybridization, does not take part in hybridization। केवल सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हमें पता होना चाहिए s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होता है। हमें पता होना चाहिए, ठीक। काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। मतलब इस कार्बन में 4 सिग्मा 1 और 3 4 यानी sp3। इस कार्बन में 3 सिग्मा 1 s 2 p। इस कार्बन में 3 सिग्मा 1 s 2 p sp2। इस कार्बन में भी 3 सिग्मा। हर कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा sp2। इस कार्बन में 2 सिग्मा sp। s एक से ज्यादा होता नहीं है, बाकी 2 सिग्मा sp। इसमें 3 सिग्मा sp2। इसमें 2 सिग्मा sp। इसमें 3 सिग्मा sp2। एक छोटी सी बात, कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं है। फिर से, कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं है। बिना कार्बन का ऑर्गेनिक नहीं होता, कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होता, बिना कार्बन का ऑर्गेनिक नहीं होता। मतलब पूरे ऑर्गेनिक में कहीं भी D और F आएगा ही नहीं। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं, बिना कार्बन का ऑर्गेनिक नहीं, मतलब ऑर्गेनिक में d और f कहीं नहीं। मतलब पूरे ऑर्गेनिक में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3। अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2 और अगर 2 सिग्मा है तो sp। कोई दिक्कत? पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। किसी को कुछ पूछना है तो बोल दीजिए, किसी को कुछ भी पूछना है तो बोल दीजिए। बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर लो। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ऑर्गेनिक में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक को कंप्लीट कहते हैं, एक को बॉन्ड कंडेंस्ड कहते हैं और एक को बॉन्ड लाइन कहते हैं। कंप्लीट कहते हैं, कंडेंस्ड कहते हैं, बॉन्ड लाइन कहते हैं। जब कंपाउंड का हर एटम और हर बॉन्ड दिखे तो कंप्लीट। जब एक भी बॉन्ड न दिखे, कंडेंस्ड। जब एक भी एटम न दिखे, बॉन्ड लाइन। समझ नहीं आया? बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल C5H12। C5H12 ये एक कंपाउंड है, 5 कार्बन है, पेंटेन बोलेंगे।
5 कार्बन है, पेंटेन बोलेंगे। कंप्लीट स्ट्रक्चर, हमने अभी क्या कहा, कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, पहली बात। और ऑर्गेनिक का रूल है सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ऑर्गेनिक का रूल है सारे कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पांचों आपस में जुड़े होंगे। कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, हमने अभी अभी कहा 1 2 3, हर कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। हमने हाइड्रोजन लगा दिया, सब में हाइड्रोजन हमने लगा दिया, तो C5H12 हो गया। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब सारे बॉन्ड दिखने चाहिए। कंडेंस्ड का मतलब एक भी बॉन्ड नहीं दिखने चाहिए, एक भी बॉन्ड नहीं दिखने चाहिए, मतलब CH3 CH2 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 CH3, कंडेंस्ड का ये मतलब CH3 CH2 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 CH3, ये कंप्लीट, तो ये कंडेंस्ड। इसे और भी लिख सकते हैं, जो लगातार है उनको एक साथ भी रख सकते हो, जो लगातार है उन्हें एक साथ भी रख सकते हो, CH3 CH2 3 टाइम्स और CH3, ये दोनों एक ही है, मर्जी तुम्हारी, दोनों में से कुछ भी लिखो। कंडेंस्ड का मतलब एक भी बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए, और बॉन्ड लाइन का मतलब एक भी एटम नहीं दिखने चाहिए, एक भी एटम नहीं दिखने चाहिए, तो दिखेगा क्या, दिखेगा कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड, वो भी जिगजैग वे में, 1 2 3 4, कार्बन हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच, तो 1 2 3 4 जिगजैग वे में, यानी 1 2 3 4, इसका स्ट्रक्चर। तुम्हें एज्यूम करना है, तुम्हें मानकर चलना है कि हर एंड पर और हर बेंड पे कार्बन ही है, यानी 1 2 3 4 5, हर एंड और हर बेंड पे कार्बन ही है, और सारे कार्बन हाइड्रोजन से बैलेंस्ड है, तुम्हें मान लेना है। मतलब यहाँ एक कार्बन है तो इनमें 3 हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड दिख रहा है और 3 हाइड्रोजन छिपा हुआ। इस केस में 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ, ये तुम्हें एज्यूम करना। एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो, जैसे कि C4H9OH, एक एग्जांपल और C4H9OH, बोलना जरूर जहां कंफ्यूजन, तसल्ली से ध्यान देना। मेरे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, मेरे पास 4 कार्बन है, 4 लगा दिए। हर कार्बन में 4 बॉन्ड होने चाहिए, हम 4 बॉन्ड भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो तो बोलना जरूर, ठीक, ध्यान देना। चलो लगा दिए ना, एक OH ग्रुप है, मर्जी तुम्हारी, कहीं भी OH ग्रुप लगा दो, मर्जी तुम्हारी, कहीं भी OH ग्रुप लगा दो, कहीं भी, क्योंकि उसने बोला नहीं कहाँ लगाना, हमने OH ग्रुप लगा दिया। इसमें 9 हाइड्रोजन, कहीं भी लगा दो, 9 हाइड्रोजन। हमने, एक सेकंड, किसी ने कहा बीच में, हमने अभी, आप हमारी बात को तुरंत मत भूलो, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन आपस में जुड़े होंगे, तो बीच में OH कैसे आएगा, कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं, बीच में कैसे लगा दोगे, यानी तुम इधर कहीं भी लगा सकते, कहीं भी। मेरे पास 9 हाइड्रोजन है, ध्यान देना, 9 हाइड्रोजन, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। सॉरी, हमने यहाँ ज्यादा लिख दिया, 7 लिखो, क्योंकि मुझे कुछ और समझाना था। 7 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है। क्यों? हाइड्रोजन की कमी है। जब एटम की कमी हो तो लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरा करेगा, इसका मतलब वहां मल्टीपल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन की कमी है, अगर बॉन्ड में सारे एटम नहीं है, इसका मतलब वहां मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन तो हर कंडीशन में 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही, चाहे वो डबल बना ले, ट्रिपल बना ले, एटम की अगर कमी हो। कंडेंस्ड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं, सिंगल नहीं दिखते। कंडेंस्ड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं, सिंगल नहीं दिखते। CH2, ध्यान देना, डबल बॉन्ड, CH, फिर CH। इसका ब्रांच जो होता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच में हो तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं उसी के साथ, और फिर CH3, CH2, CH, CH, इसके साथ OH, और लास्ट में CH3। कंडेंस्ड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं। टोटल 4 कार्बन है, ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड दिखता है, और फंक्शनल ग्रुप भी दिखता है। बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दिखता है। अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ध्यान से देखो। कंडेंस्ड का मतलब है एक भी बॉन्ड ना दिखे, लेकिन डबल और ट्रिपल अगर हुआ तो दिखेगा। डबल और ट्रिपल हुआ तो वो दिखेगा, सिंगल नहीं दिखेगा। तो ये रहा CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH, CH के साथ OH, और लास्ट में CH3। बॉन्ड लाइन में भी मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दिखता है। बॉन्ड लाइन में भी फंक्शनल ग्रुप और डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है। पहले और दूसरे के बीच डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कंडेंस्ड, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बेसिक से बता रहे हैं, तरीके से, तसल्ली से, रुक रुक कर, धीरे धीरे, इस उम्मीद में कि हर किसी को समझ आए, ताकि हर किसी को समझ आए। हम आगे चलते हैं। आज का क्लास बेसिक ही रहेगा, ताकि पढ़ाते समय आपको दिक्कत ना हो। ठीक, नेक्स्ट। और एक बात याद रखना, अगर आपने मेरे साथ साथ घर पे नहीं पढ़ा तो 15 दिन होते होते फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे ही आपने घर में कॉपी बंद कर दिया, समझ लो ऑर्गेनिक भी गया तुम्हारा। बिल्कुल जिस तरह से क्लास चल रहे थे वैसे ही चलेंगे ना। जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स, उसका रिकॉर्ड उनको सेंड करेंगे, उसके क्या टेंशन। नेक्स्ट, क्लीवेज यानी फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज
यानी फिजन ऑफ बॉन्ड, फिजन ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज यानी फिजन ऑफ बॉन्ड। ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। कार्बन और कार्बन, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट अभी आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं भूल गई थी। ऐसे कैसे काम चलेगा। टॉपिक है क्लीवेज यानी फिजन ऑफ बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने का तरीका दो है। तोड़ने का तरीका दो है। एक को कहते हैं होमोलाइटिक और दूसरे को कहते हैं हेट्रोलाइटिक। एक को कहते हैं होमोलाइटिक और दूसरे को कहते हैं हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का सिंपल मतलब है कि बॉन्ड टूटने के बाद बीचों बीच एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलवेज। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलवेज। जब ये बीचों बीच बॉन्ड टूटेगा तो होमोलाइटिक। इसका इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा, यानी कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन और फिर इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं। जब बॉन्ड होमोलाइटिक वे में टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनके तैयार होगा। बॉन्ड होमोलाइटिक यानी बीचों बीच टूट, होमोलाइटिक फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर हेट्रोलाइटिक वे में टूटा, मतलब इस तरीके से, इसे टूटना नहीं, इसे छूटना कहते हैं। ध्यान देना, ये है तुम्हारा, ध्यान देना, होमोलाइटिक। ये है तुम्हारा होमोलाइटिक। पेन कहाँ गया, रुक जाओ जी, समझाने के चक्कर में पेन उड़ गया। ध्यान देना, तो ये तुम्हारा है होमोलाइटिक। अब ध्यान देना दूसरा, ये है तुम्हारा हेट्रोलाइटिक। ये था तुम्हारा होमोलाइटिक, बीचों बीच टूटना, और ये है तुम्हारा हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक में एक खाली हो जाता है। हेट्रोलाइटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर चला जाता है, एक खाली रह जाता है। दैट इज हेट्रोलाइटिक। हाँ, जनरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इधर या इधर कटायन अनायन बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कुछ लोग दे रहे हैं, या तो इधर या इधर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये कटायन, ये अनायन, ये प्लस और ये हमारा माइनस, तो ये बना कटायन और इन्हें हम बोलेंगे अनायन। हेट्रोलाइटिक होने के ये जो बॉन्ड टूटा, अभी बॉन्ड टूटा है, मतलब ना तो ये रिएक्टेंट कहलाएगा ना प्रोडक्ट। बॉन्ड टूट चुका लेकिन अभी कुछ बना नहीं, ये इंटरमीडिएट है। बॉन्ड टूट चुका लेकिन प्रोडक्ट बना नहीं है, ये अभी बीच में है। मीन्स इन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं, तो दे आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इन्हें इंटरमीडिएट कहा जाता है, लेकिन थोड़ा तरीके से। जिस पर रेडिकल हो उसे हम कार्बन रेडिकल बोलेंगे। कार्बन रेडिकल बोलेंगे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे कार्बोकटायन बोलेंगे। उसे कार्बोकटायन बोलेंगे। एक सेकंड, आपने कुछ लिखा, रुक जाओ,
जब हम पूछेंगे तब बोलना, पहले हमारी बात सुन लेना। इसे कार्बोकटायन बोलेंगे या फिर कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलेंगे। जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इसे हम लेविस एसिड भी बोलेंगे। रुक जाना, नेगेटिव चार्ज, रुक जाना। लिगेंड यहाँ कहाँ से आया? आप ऑर्गेनिक में हो, ऑर्गेनिक में लिगेंड वगैरह थोड़े ही होता। लिगेंड वर्ड सिर्फ कोऑर्डिनेशन चैप्टर में होता है, पूरे केमिस्ट्री में और कहीं नहीं। लिगेंड वर्ड सिर्फ कोऑर्डिनेशन चैप्टर में होता है और कहीं नहीं। उसे दोबारा कहीं मत यूज करना। ओनली कोऑर्डिनेशन चैप्टर और किसी जगह नहीं, पूरे केमिस्ट्री में। जिस पे नेगेटिव चार्ज हो यानी अनायन, उसे हम कार्बन आयन कहते हैं। कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बन आयन नहीं, BAN, कार्बन आयन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसे हम लेविस बेस भी बोलेंगे। तो दीज आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब बॉन्ड टूट चुका है लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बना है। ना तो ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है। जो ना रिएक्टेंट हो ना प्रोडक्ट हो उन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं। कार्बन पे फ्री रेडिकल को कार्बन रेडिकल कहते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव कटायन, कटायन के इतने नाम हैं। कार्बन पे नेगेटिव यानी अनायन, अनायन के इतने नाम हैं। हमें याद रखना है, जरूरत पड़ने पर खुद ही समझना होगा, क्योंकि हम तो पढ़ाते समय टर्म को यूज करते चलेंगे। तुम्हें खुद ही जानना होगा कि इसे ऐसा क्यों बोल रहे। अब जरा पूछो जिसे समझ नहीं आए, अब जरा पूछो जिसे समझ नहीं आए। जिसे नहीं समझ आया तुरंत कह दो। इंटरमीडिएट का मतलब ना तो रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट बीच का। ये रिएक्टेंट है, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया लेकिन प्रोडक्ट तो बना नहीं, प्रोडक्ट तो बना नहीं। फ्री रेडिकल जिस पे एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रेडिकल। इससे पहले सिर्फ इतना हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा वो तो बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड दो तरीके से टूटता है। अगर बीचों बीच टूटा तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन रह गया, और इस तरीके से टूटा कि टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अभी एग्जाम्पल दिए ना, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर चला गया, ये खाली हो गया। और अगर ऐसे टूटा तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक, फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक, कटायन अनायन। हमने ये कहा बॉन्ड इस तरीके से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, और अगर बीचों बीच टूटा तो होमोलाइटिक। और हेट्रोलाइटिक वे में टूटता है तब कटायन अनायन बनता है। अब इन तीनों का स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी
बिल्कुल 11th ही तो पढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी किसका? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। तो पहले मुझे याद रखना है 2-3 बातें, रुक जाना। 1 डिग्री जिसे प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री जिसे सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री जिसे टर्शियरी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ध्यान देना। ये रहा रेडिकल, ये रहा रेडिकल। थोड़ा सा वक्त लगेगा, रुक जाना। कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बन आयन। जानना जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। उसके लिए पेज पलट दे या रुक जाओ, सामने में लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं। पहले ये 2-3 बातें यहाँ लिख रहे हैं अच्छी तरह से। आर हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल कहते हैं, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इसे हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एग्जाम्पल, तो CH3 मिथाइल। आर एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक है, नाम दिया गया किसे? एक कार्बन वाले को, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। Ar हमारा अराइल ग्रुप है, अराइल, इसे हम अरीन भी कहते हैं, इसे हम एरोमेटिक भी कहते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन, एग्जाम्पल बेंजीन। याद रखना अच्छी तरह। फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक ही बात। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल है या एल्कोक्सी है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, या मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, मतलब OCH3, OC2H5। ये 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के होते हैं, मतलब किसी को डोनेट करते हैं। बाकी तुम जितने भी जानते हो विथड्रॉइंग, हैलोजन, OH, NO2, etc, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, विथड्रॉइंग, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, डोनेटिंग ग्रुप। फिर से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, विथड्रॉइंग, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, डोनेटिंग। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एल्काइल या एल्कोक्सी, बाकी सारे विथड्रॉइंग। ठीक, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप ये समझें। अगर इनमें एक एल्काइल ग्रुप लगा हो और बाकी हाइड्रोजन, तो प्राइमरी। एक भी ना लगा हो तो भी प्राइमरी। 2 एल्काइल ग्रुप लगा, अच्छा OR में डोनेटिंग क्यों नहीं है? इसके पीछे कहानी अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अल्काइल खत्म कर देता है। अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लगने की वजह से खत्म हो जाता है। इधर अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी, और अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगा है तो सेकेंडरी।
हाँ, 2 मिथाइल, 2 इथाइल, 2 प्रोपाइल, कुछ भी, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपाइल, कुछ भी। ध्यान देना, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, ये सारे एल्काइल ग्रुप हैं, इन्हें हम आर कहते हैं। इन सब को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल यानी एल्काइल यानी आर। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक एल्काइल है तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 एल्काइल है 2 डिग्री सेकेंडरी, और अगर 3 एल्काइल है तो 3 डिग्री टर्शियरी। ये बात सब में लागू होगा, ये बात सब में लागू होगा, सारे केस में हम ये बात मानेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन दोनों के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनसे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हिंदी में समझना, मेरे पास बहुत पैसे की कमी है और मुझसे अंबानी जुड़ गया, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान से सुनना, बाद में बात करेंगे। ध्यान देना, मेरे पास पैसे की कमी है और मुझसे जुड़ गया अंबानी, तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ गई। वही चीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इनसे जुड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। 2 डोनेटिंग ग्रुप, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। 3 स्टेबिलिटी और बढ़ गई। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? लेकिन मुझे ये भी जानना है कि जो स्टेबिलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होता है। तो इन दोनों के केस में अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, कैसे? 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा, 3 डिग्री, तो रिएक्टिविटी घटेगा, तो रिएक्टिविटी घटेगा। लेकिन ये अनायन है, लेकिन ये अनायन है, मतलब इसके पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी डोनेशन हो रहा है, मतलब बर्बादी हो रहा है। ग्लास में पानी भरा हुआ है, तुम फिर भी पानी डाले जा रहे हो, तो पानी ग्लास में नहीं जाएगा, बाहर जाएगा। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी तुम डोनेट किए जा रहे हो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। तो इसका ऑपोजिट इसमें, बिल्कुल सही। तो इसका ऑपोजिट इसमें, यानी स्टेबिलिटी इनके केस में, तो स्टेबिलिटी इनके केस में घटेगी। कैसे? तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन रिएक्टिविटी उल्टा है, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आपने देखा कि बॉन्ड टूटा, आपने देखा कि बॉन्ड टूटा। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर जाता है तो दोनों के बीच का केस इंटरमीडिएट, मतलब बॉन्ड टूट चुका, रिएक्टेंट अपना कंडीशन चेंज कर लिया, लेकिन अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, इसलिए इन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं। ना तो ये रिएक्टेंट है, ना ही ये प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्टेंट तो ये है और अभी इनमें कुछ जुड़ा नहीं है, तो प्रोडक्ट भी नहीं है, इसलिए इन्हें इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट के इतने सारे नाम हैं।
इंटरमीडिएट के इतने सारे नाम हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी यानी कि कार्बन रेडिकल और कार्बोकटायन में विच वन इज मोर स्टेबल एंड विच वन इज मोर रिएक्टिव, इन्हीं का जस्ट ऑपोजिट यहाँ तुम्हें ये भी याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सारी बातें, और एआर अराइल ग्रुप, बेंजीन को अराइल भी कहते हैं, अरीन भी कहते हैं, एरोमेटिक भी कहते हैं, और जो बेंजीन नहीं है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, उन्हें अल्काइल या एलिफेटिक कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। ये सारी बातें तुम्हें याद रखने होंगे, तभी आप ऑर्गेनिक समझेंगे। थोड़ा तो मेहनत है, बिना मेहनत का तो होता नहीं है, तो थोड़ा मेहनत। आगे चलते हैं, पेज पलट दें। इन सब पॉइंट का यूज है पढ़ते समय, बस उस समय ध्यान देना कि सर ये नहीं पता है मत कहना। इन सारे पॉइंट का यूज है पढ़ते समय चैप्टर में इन सारे पॉइंट का यूज है। बहुत ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ देते हैं पढ़ते समय, बच्चा बोलता है सर जी क्यों उल्टा कहते हैं, आउट ऑफ 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विच इज मोर रिएक्टिव। अभी अभी आपने जो पढ़ा उसके नहीं बालक, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पार्शियल डोनेशन होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ये कभी भी पूरा नहीं होने देता। इधर पार्शियल डोनेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इसको पूरा नहीं होने देता, पार्शियली होता है, कंप्लीटली नहीं। ठीक, ध्यान देना। आउट ऑफ 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल विच इज मोर रिएक्टिव, जल्दी जवाब दो, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव। सारे लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। जब इतना प्यारा जवाब था तो हमने पूछा ही क्यों। जब सारे का जवाब सेम है और इतना प्यारा है तो हमने पूछा ही क्यों। इसलिए तो पूछा क्योंकि बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए हमने पूछा। सबने 1 डिग्री का, सारे लोगों का जवाब मुझे 1 डिग्री दिखा, आंसर है 3 डिग्री। सर जी बेवकूफ बना रहे हो क्या, पढ़ाते कुछ हो, सवाल कुछ पूछते हो, जवाब उल्टा दे देते हो। ये रिएक्टिविटी है, फिर से बता रहे हैं, रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और हमने पूछा रिएक्टिविटी। यही तो बताना है, मुझे बताने दीजिए, आप चुप हो जाइए। हमें पता है कि सब लोग यही बोलेंगे कि सर जी पढ़ाते कुछ हो, बोलते कुछ। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ध्यान देना, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा।
ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? 3 डिग्री कार्बोकटायन। हमने तो अल्कोहल पूछा, हमने कार्बोकटायन कहाँ पूछा? ये स्टेबल है तभी तो ये आसानी से टूटेगा, क्योंकि टूट कर स्टेबल हो रहा। इन दोनों में मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकटायन, ये मोर स्टेबल है तभी तो ये आसानी से टूटेगा, क्योंकि टूटने के बाद स्टेबल हो रहा। ये आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि टूटने के बाद लेस स्टेबल हो रहा। हमने इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा, इनके बारे में थोड़ी पढ़ा। हमारी बात को ध्यान से समझें। हमारा क्वेश्चन है आउट ऑफ 1 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल विच वन इज मोर रिएक्टिव? 3 डिग्री। क्यों? जवाब क्या लिखा जाता है? ध्यान देना, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव। 3 degree is more reactive because 3 degree carbocation is more stable. ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल, तभी तो ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्ट होकर कार्बोकटायन ये आसानी से टूटेगा। फिर वही मिस्टेक, आप इंटरमीडिएट पढ़े हो, ये इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट ये है, ये स्टेबल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे उनसे बात कर लेने दो, मुझे उनसे बात। पहले तो जो लोग कंफ्यूज हैं वो मुझे बताएं, जो लोग मुझे बताएं कि ये मोर स्टेबल है या ये मोर स्टेबल। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन। बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, हमें पता। हमारी बात को पहले ध्यान से समझो। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। इन दोनों में मोर स्टेबल ये है, ठीक है। हम यहाँ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की। ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब बॉन्ड का टूटना रिएक्शन। ये बॉन्ड टूटकर ये बना, ये बॉन्ड टूटकर ये बना, ये बॉन्ड आसानी से टूटकर ये बनेगा, या ये बॉन्ड टूटकर ये आसानी से बनेगा। ये टूटकर मोर स्टेबल की तरफ जल्दी आएगा, या ये बॉन्ड टूटकर लेस स्टेबल की तरफ जल्दी आएगा। आप क्वेश्चन ये है, आप इसमें ढूंढ रहे हो, ये मोर रिएक्टिव है, ये नहीं, ये मोर रिएक्टिव है क्योंकि मोर स्टेबल हो रहा है। हमारा क्वेश्चन अल्कोहल पर है, इन पे नहीं है। तुम दोनों को इसको सोचकर इसका जवाब दे रहे हो। हमने कहा है आपको यहाँ पर कि स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी कार्बोकटायन ये मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव है।
हम इसे थोड़ी ही रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट तो इसे कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, बोल दीजिए। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन देगा। हमने आपसे क्या कहा? स्टेबल ये है, ये नहीं है। हमने कार्बोकटायन को स्टेबल कहा। 3 डिग्री कार्बोकटायन मोर स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकटायन लेस स्टेबल। लेकिन रिएक्शन तो हम इनका कर रहे हैं। ये आसानी से रिएक्ट होगा, क्यों? ये लेस स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल बन गया, ये मोर स्टेबल है, अब ये लेस स्टेबल बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे लोगों को कह रहे हैं। बिल्कुल 3 डिग्री इंटरमीडिएट, 20 बार तो हमने आपसे कहा। हम इंटरमीडिएट के बारे में बात किए, कंपाउंड के बारे में नहीं। आप इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ रहे हो। हाँ, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तभी तो स्टेबल की तरफ जा रहा है। और जो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आए वो फास्ट। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल की तरफ आ रहा है, तो ये रिएक्शन क्यों होगा? ये स्लो होगा, क्योंकि कोई भी वर्क अनस्टेबल की तरफ नहीं होता। तो ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन घुमाएगा। 1 वाला स्टेबल है, क्योंकि 1 डिग्री लेस स्टेबल है। टूटने के बाद अनस्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब टूटने से पहले स्टेबल है। ये टूटने के बाद स्टेबल हो रहा है, तो टूटने से पहले अनस्टेबल है। यही समझना। टाइप ऑफ इफेक्ट, टाइप ऑफ इफेक्ट। मुझे 4 तरह के इफेक्ट पढ़ने हैं। मुझे 4 तरह के इफेक्ट पढ़ना है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे समझाते हैं। कार्बन 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 कार्बन, और ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। कार्बन 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 कार्बन, और ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो 2 बातें होंगी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो 2 बातें होंगी। जी फंक्शनल ग्रुप, या तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तीसरा होता नहीं है, 2 ही होते हैं। अगर विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर विदड्रॉइंग है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इधर की ओर रिपेल करेगा। इनकी वजह से पोलैरिटी इधर होगा, इनकी वजह से पोलैरिटी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। विदड्रॉइंग ग्रुप पोलैरिटी या डिस्प्लेसमेंट इधर, डोनेटिंग ग्रुप पोलैरिटी या डिस्प्लेसमेंट इधर, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव तो इन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा।
जिनकी वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव तो इन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनेगा, इनकी वजह से। ठीक है, इन पे पॉजिटिव इन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज बनना माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज बनना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका इफेक्ट 90% पहले कार्बन पर होता है जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, याद रखना। 99% इसी पर होता है और 0.9% इस पे होता है बीटा, और 0.1 में गामा और डेल्टा। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ये याद रखना। इसकी यूज है। आज हम, एक सेकेंड होल्ड करना जरा।